जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत है। द हिंदू एनालिसिस में हमने लास्ट के 2 या 3 दिन ये होली त्यौहार के कारण जो है कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि पेपर हमें एक्सेस नहीं हो पाया। बट आज से हम दोबारा रीस्टार्ट करते हैं द हिंदू एनालिसिस के अंतर्गत मार्च 7 2027। ठीक है, उसमें हम देखते हैं मार्च 7 2027 में क्या क्या न्यूज़ है। पहला न्यूज़ है ये, यूएस अलाउज इंडिया टू बाई रशियन ऑयल फॉर 30 डेज़। यूएस जो है वो हमको अलाउ करता है, यानी भारतीय लोगों को, कि आप 30 दिनों का हम मौका देते हैं कि आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं। ठीक है, कारण क्या है कि जो हुर्मुज को चौक कर दिया गया है ईरान के द्वारा, ये यानी कि इजराइल और ईरान वार में, और इंडिया का बहुत सारा ऑयल जो है वहाँ से सप्लाई होता था। लमसम में 35 to 50% ऑयल जो है उसी रीजन से आता था या उससे ज़्यादा, और वो ब्लॉक हो गया, जिसके कारण यूएस ने डिसाइड किया, या यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने अनाउंस किया था फ्राइडे को, यानी कि कल को, कि अलाउ इंडिया टू इम्पोर्ट रशियन ऑयल फॉर 30 डेज। 30 दिनों के लिए इंडिया रशिया से तेल खरीद सकता है। ये यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट से एक डायरेक्टरी जारी की गई है। तो इस पे सवाल यह है कि इंडिया की सॉवरेंटी के ऊपर भी सवाल होता है कि इंडिया क्या सॉवरेन कंट्री है, या हमारा जो डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटजिक मैटर्स है वो यूएस के द्वारा रन किया जा रहा है। और ये अब हमारे सामने इस तरह के वार हो जाने से इस तरह के चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि इंडिया सॉवरेन कंट्री है या सॉवरेन कंट्री नहीं है। पहला तो ये क्वेश्चन मार्क है। और अगर ये सॉवरेन कंट्री हो सकता है थ्योरेटिकल, यानी ऑन पेपर सॉवरेन कंट्री हो, और प्रैक्टिकली क्या है, ये किसी के अधीन हो, कोई दूसरा कंट्री इस पर ऑक्युपाई कर लिया हो और ये इसकी कॉलोनी के तौर पे इंडिया रन हो रहा हो, जो कि बहुत ही घातक है, बहुत ही इंडियन सिटीजन के लिए बहुत ही अफसोसनाक है। ये एक तो ये न्यूज़ है कि यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने अनाउंस किया था, ये एक्स पे भी उन्होंने बाकायदा लिखा है एक्स हैंडल के द्वारा। अच्छा, दूसरा न्यूज़ ये है कि इंडिया के पास 50 दिन के लिए ऑयल रिजर्व है। ऑयल में जो क्रूड ऑयल है वो 25 दिन के लिए, और जो पेट्रोल यानी रिफाइंड ऑयल जो है, पेट्रोल डीजल, वो 25 दिन के लिए। तो टोटल 50 दिनों के लिए हमारे पास ऑयल रिजर्व है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रशिया टू इंडिया डिलीवर शिपमेंट टाइपिकली 25 to 40 डेज, यानी रशिया से जो इंडिया में ऑयल आता है वो 25 से 40 दिन लग जाते हैं उस टैंकर को यहाँ पहुँचने में। कितने दिन? 25 से 40 दिन लमसम। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 55% ऑफ इंडियाज ऑयल कम्स वाया स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मतलब कि जो गल्फ कंट्रीज जिसको हम कहते हैं या मिडिल ईस्ट कहते हैं, उन कंट्रीज से हमारे पास जो पेट्रोलियम्स आते हैं वो लमसम 55% है। कितना परसेंट हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं? 55% आपके गल्फ कंट्री यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो जहाज़ आते हैं वहाँ से टैंकर से हम मंगाते हैं। बाकी 19% हम आज के समय यानी जनवरी तक का जो न्यूज़ है, 19% हम रशिया से मंगाते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाँ, ये नेपाल में अभी गवर्नमेंट टॉपल कर दी गई थी, जो केपी शर्मा ओली की गवर्नमेंट थी, और वहाँ पे दोबारा चुनाव हो गया है। एक नई पार्टी वहाँ पे इमर्ज हुई है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। तो नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी नई पार्टी इमर्ज हुई है, और उसने लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की है, यानी बहुत ही धांसू जीत हासिल की है। आरएसपी इज लीडिंग इन 110 कॉन्स्टिट्यूंसी आउट ऑफ 165। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ये सब थी। ठीक है, तो बट मेनली राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, और जो उसका हेड है उसका नाम है बलेंद्रा सिंह, जो कोई रैपर है, कोई गायकार टाइप। तो बलेंद्रा शाह, पॉपुलरली नोन एज बलेन, इज सेट टू बिकम द नेशंस प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, जो कि 35 ईयर्स का है, और यही वहाँ का पीएम बन जाएगा नेपाल का। ठीक है, कर्नाटका आंध्र प्रदेश सेट टू बैन सोशल मीडिया यूज बाय माइनर्स। कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, इन दोनों स्टेट ने ये डिसाइड किया कि जो बच्चे हैं उन पे रेगुलेशन लगाया जाए सोशल मीडिया के लिए या मोबाइल यूज़ करने के लिए। तो ये वो बच्चे जो खासकर 13 साल से 16 साल की एज के ग्रुप के होते हैं, और उन पे मोबाइल का यूज़ अगर परमिशन भी हो तो सेलेक्टिवली हो, जैसे स्कूल सप्लीमेंट्री कोई मटेरियल देखना हो, कोई क्लास देखनी हो। अदरवाइज सोशल मीडिया पे कॉर्पोरेट बैन या लिमिटेड बैन जो भी हो, उसके लिए प्लान बन रहा, अभी प्रपोजल फॉर्म में है। ठीक है, तो 2 स्टेट ने अनाउंस किया है।
एक कर्नाटका ने, एक आंध्र प्रदेश ने। टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन टू प्रिवेंट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग मोबाइल फोन यूज। ठीक है, कर्नाटका सेड इट प्रोपोजेस टू बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन अंडर 16। आंध्र प्रदेश सेड गवर्नमेंट वुड इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस बिलो 13। तो आंध्र प्रदेश ने 13 साल के कम बच्चों पे बैन लगाने की बात कही है, कर्नाटका ने 16 साल से कम ईयर के बच्चों पे बैन लगाने की बात कही है। ठीक है, तो उसके जो सोशल और इथिकल प्रभाव हैं, कारण हैं, हेल्थ के भी है। ठीक है, और बच्चों की जो एक तरह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ठीक है, इसलिए वो ज़रूरी है और उसमें बहुत सारे प्रॉस और कॉन्स हैं। ठीक है, अगर हम कंट्री की बात करें तो ऑलरेडी ये स्टेप उठाया जा चुका है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि बैन लगाया जा चुका है। और ऑस्ट्रेलिया में क्या कहानी है, ए सिमिलर बैन ऑन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 16 वाज मेड इन लॉ इन ऑस्ट्रेलिया इन दिसंबर 2025 दिसंबर यानी लास्ट ईयर ही ऑस्ट्रेलिया में बैन लगाया जा चुका था। जो 16 साल के कम ईयर के बच्चे होते हैं उन पे सोशल मीडिया या इस तरह का बैन। ठीक है अच्छा, एक और न्यूज़ है, बहुत ही अच्छा सा न्यूज़ है जो कि यहाँ भी देख लेते हैं। वीमेन इन आसाम फर्स्ट टू गेट सिटीजनशिप आफ्टर 2 years इन डिटेंशन। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि एक बांग्लादेश में महिला है जो कि बांग्लादेश की सिलहट में पैदा होती है और उसके बाद उसकी शादी बांग्लादेश में ही हो जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद वो माइग्रेशन करके चली आती है आसाम में, यानी इंडिया में आ जाती है। आसाम मतलब इंडिया में आ जाती है। और जब वो आती है तो जो एक आसाम अकॉर्ड का एक डेडलाइन है, उस डेडलाइन के बाद आती है। ठीक है, वो डेडलाइन है आपका कि 1983। ठीक है, 25 मार्च 1983। तो आसाम अकॉर्ड ऑफ अगस्त 1983 हैज़ मार्च 25 1971। तो अगस्त 1983 में आसाम अकॉर्ड साइन हुआ था। उसमें एक डेडलाइन फिक्स किया गया था कि 25 मार्च 1971 के पहले जो लोग बांग्लादेश से आसाम में माइग्रेंट्स हैं उनको सिटीजनशिप माना जाएगा। ठीक है, और जो 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आसाम में आते हैं उन लोगों को इलीगल माइग्रेंट्स माना जाएगा। मतलब कि वो बॉर्डर का उल्लंघन करके क्रॉस करके इलीगल माइग्रेंट, इसलिए उनको डिटेंशन में रखा जाएगा। ठीक है, एक तो ये न्यूज़ हो गया। अब उसी के बारे में हम देखते हैं क्या क्या है। बराक वैली एक मेंशन है। बराक वैली जो वही की बराक रिवर्स है जो कि ब्रह्मपुत्रा में जा करके बांग्लादेश में फिर मिल जाती है। और ये बराक वही मेघना वगना की ट्रिब्यूटरी है। और बराक वैली आसाम में आपका मणिपुर मिजोरम इन सब में बहती है। तो वही बराक वैली यानी कि सिलचर वहाँ के आसपास में कहीं पे एक महिला रह रही थी, उसी के बारे में है। उसको सिटीजनशिप इंडिया ने दे दिया है। इंडिया ने जो सिटीजनशिप इसको दिया है, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसके आधार पे, किसके आधार पे दिया है, एक इलीगल माइग्रेंट्स जो कि एक डेडलाइन था, यानी कि 25 मार्च 1971 के बाद अगर कोई माइग्रेंट्स होगा तो भी उसको दिया जाएगा। बट आसाम अकॉर्ड के हिसाब से उसको नहीं मिलेगा जो इसके बाद आया है। ठीक है, बट जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है, ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 उसके आधार पे जो डेडलाइन थी 25 मार्च 1971, उसके बाद भी अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स आता है, परजिक्यूटेड मतलब माइनॉरिटी होना चाहिए। परजिक्यूटेड माइनॉरिटी कहाँ कहाँ पे होना चाहिए, और इंडिया में माइग्रेशन कर जाए, इंडिया में आ जाए। परजिक्यूशन माइनॉरिटी का मतलब कि जैसे वहाँ पे माइनॉरिटी में वो अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, इन तीनों कंट्रीज़ में कोई परजिक्यूटेड माइनॉरिटी का मतलब कि वो मेजॉरिटी वहाँ मुस्लिम कंट्री है और वहाँ पे वो हिंदू, सिख या जैन इस तरह के धर्म के मानने वाले हों, क्रिश्चियन, और उनको सताया गया हो या उनके ऊपर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ हो और वो इलीगली इंडिया में माइग्रेशन कर गए, तो उनको एक पार्टिकुलर प्रक्रिया के बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत उनको सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। तो एक महिला को दिया गया है और उसका जो मतलब ये न्यूज़ है, नाम जानना उतना ज़रूरी नहीं है, दीपाली दास ऐसे नाम है। बट अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाँ देखिए, एक बहुत ही सॉवरेंटी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास और है कि इंडिया की संप्रभुता क्या बची है या इंडिया ने की संप्रभुता पे यूएसए का ने फुल्ली ऑक्यूपाई कर लिया है। तो उससे भी रिलेटेड एक न्यूज़ है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हाल के दिनों में आपके तारा
तरनजीत सिंह संधू, ठीक है, ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए। ठीक, इससे पहले जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था वीके सक्सेना। अब उनकी जगह एलजी का कौन लेंगे? तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत संधू के बारे में बता दें, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, जो अकाली दल या वो गुरुद्वारा समिति उसके इनके एंसेस्टर्स मेंबर भी रहे हैं और अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ये एज ए डिप्लोमेट भी काम कर चुके हैं यूएस वगैरह में। ठीक है, तो मिस्टर संधूज एक्सपीरियंस एज इंडियाज फॉर्मर अम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट। 2020 से 2024 तक ये इंडिया के अम्बेसडर थे, कहाँ पे? यूएसए में। और 2024 में जब रिज़ाइन किए तो उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ गए थे, मतलब पंजाब में कहीं पे 2024 वाले चुनाव में, और वहाँ पे वो हार गए। ठीक है, उसके बाद दोबारा उनको बीजेपी ने अभी गवर्नर बना दिया। उनके ऊपर एक सॉवरेंटी का सवाल यहाँ पे जो होता है वो ये है, हिज कनेक्शन विद द करंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन was evident when the US president wrote to him conveying condolence and tributes following the passage of his brother जसजीत सिंह समुद्री इन अक्टूबर 2025। अक्टूबर 2025 में इनके भाई हैं वो मर जाते हैं, उनका डेथ हो जाता है किन्हीं कारणों से, और उसके डेथ में कंडोलेंस व्यक्त किया जाता है यूएसए प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है उसके द्वारा। इसका मतलब कि इतना ज़्यादा गहरा संबंध नहीं होना चाहिए किसी भी अम्बेसडर का कि वहाँ का वो जब रिटायर भी हो जाए तब भी वहाँ से कंडोलेंस प्रेजेंट किया जाए उनके भाई से के लिए, और फिर वो एक टॉप पोस्ट एलजी के पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाए। तो क्या वो इंडिया के लिए काम कर सकते हैं या उनका कुछ ऐसा कनेक्शन है? तो ये तो एक सवाल उठ रहे हैं। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे लोगों को नहीं, बल्कि जो बहुत ही भारत हितैषी हो उन्हीं को ये पोस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो यूएस प्रेसिडेंट रोड टू हिम कन्वेइंग कंडोलेंस, यानी कंडोलेंस पेश किया है किसने? यूएस के प्रेसिडेंट ने संधू के लिए, यानी पर्सनल उनका यहाँ इतना ज़्यादा लिंक है, और उस टाइम जब वहाँ पे वो थे अम्बेसडर तभी उनका लिंक बना होगा, और जब उससे वो हट गए तब उनको कंडोलेंस पेश करने की कोई बात ही नहीं पड़ती है। इसका मतलब कि ऑफिस ना होकर के इंडिविजुअल रिलेशनशिप की तरफ मूव कर जाते हैं लोग। हमें एज ए ऑफिस बियरर ही होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल जब भी हम भारत की किसी भी सेवा या किसी भी पोस्ट पे, क्योंकि हम अपनी पोस्ट के लिए उत्तरदायी हैं। हम पर्सनल नहीं, हमेशा प्रोफेशनल वे में ही कार्य करेंगे। ठीक है, ये भी एक मतलब कि है, उसको लोगों को ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं फडणवीस जो गवर्नमेंट है, यानी कि महाराष्ट्र की हम बात करें तो वहाँ पे बजट पेश किया गया, बजट सत्र चल रहा है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो किसान की लोन वेवर का न्यूज़ है। ठीक है, एक क्रॉप लोन वेवर ऑफ अप टू 2 करोड़ फॉर फार्मर्स विद एरियाज टिल सितंबर 30 2025। सितंबर 2025 तक किसानों की जो लोन हैं 2 लाख तक माफ़ कर दिए गए हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, जो इस बार के बजट में पेश किया गया है। ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। अच्छा, बजट इज़ बेस्ड ऑन 4 पिलर्स है, वो महाराष्ट्र से रिलेटेड पूरा आर्टिकल है। जो भी वहाँ की तैयारी करते हैं सिविल की एग्ज़ाम की, अपने स्टेट की, ये पूरी आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए, एक न्यूज़ बहुत अच्छा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ए बुक ऑफ विजडम एंड वैल्यूज सेड बाय द एलओपी, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने कोल्लम में, यानी कि वहाँ पे क्या कहते हैं, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पे किसी सभा में एक बात कही। तो सवाल ये है कि जो मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए भी हैं और पूछे जाएंगे, वो ये है कि बुक्स ऑफ विजडम एंड वैल्यूज़। ठीक है, बहुत ही मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से आर इथिकल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशन से आर रेगुलेटिंग द आवर सोशल वैल्यूज़ या सोसाइटल वैल्यूज़, आर यू एग्री, कमेंट ऑन इट। इस तरह के क्वेश्चन फ्यूचर में बनेंगे और यूपीएससी में पूछा जाएगा। ठीक है, मेंस के एग्ज़ाम में। तो पॉलिटी से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन बनता है, और इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी बात नहीं, बस एक सेमिनार हुआ और उस सेमिनार को जो ऑर्गेनाइज़ कराया वो आपका एक उपलक्ष्य में हुआ था, सेंटेनरी ऑफ मीटिंग ऑफ बिटवीन महात्मा गांधी एंड श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी की जो मीटिंग हुई थी 1925 या 26 में, कहाँ पे? कोल्लम या केरला में। तो उसी के 100 साल पूरे होने के आधार पे ये कोई कॉन्फ्रेंस कराया गया, उसी में राहुल गांधी ने जा कर के भाषण दिया। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब कोई भी, हम एक पॉइंट और ध्यान दे लें कि जो भी हिस्ट्रिकल इवेंट्स हैं, अगर 100 साल फ्रीडम मूवमेंट्स में किसी भी इवेंट्स का पूरा हो जाता है तो उस साल पीटी और मेंस
दोनों में कमीशंस, चाहे वो यूपी पीसीएस का हो, बिहार का हो या यूपीएससी हो, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो ये 1 साल पूरा हो जाने पे तो श्री नारायण गुरु उनका जो भी एजुटेशन है, जो भी योगदान है, जब आप हिस्ट्री के बुक्स पढ़ें तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा इम्फेसिस करेंगे या फोकस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए, कल यानी कि 8 मार्च को आपका होने वाला है वीमेंस राइट डे। ठीक है, वर्ल्ड वीमेंस राइट डे। तो उसके लिए एक आर्टिकल है, और राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर इंडियाज़ वीमेन फार्मर्स। ठीक, वो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जो कि मेंस से ही संबंधित है, और उसमें 1-2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, 8 मार्च को वीमेंस राइट डे मनाया जाता है। द थीम अलाइंस क्लोजली विथ 2026 आल्सो बीइंग ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर किस साल को घोषित किया गया? 2026 को। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। तो यूएन के द्वारा हर साल कोई एक थीम डिसाइड किया जाता है उस पार्टिकुलर ईयर को। जैसे कि मिलेट ईयर 2000 इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया गया था 2023 को। ये सुझाव इंडिया ने दिया था, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो इस बार का जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर्स के ऊपर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि थीम क्या है इंटरनेशनल ईयर ऑफ वीमेन फार्मर्स। दूसरा पॉइंट क्या है कि वीमेन फार्मर्स से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं, और इंडिया में जैसे कि वीमेंस फेमिनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर, ये एक क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया, पूछा भी जाएगा। एंड फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब कि जो मेल मेंबर हैं गांव से वो माइग्रेट कर गए शहर में, और वहाँ पे ओनली फीमेल बची, तो उसके कारण उन लोगों को गांव की जो खेती बाड़ी है वो देखनी पड़ती है, या उसमें उनका योगदान रोल बढ़ गया, जिसके कारण हम उसको कहते हैं कि फेमिनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशंस ऑफ फार्मिंग। जैसे कि कैटल रियरिंग हो गया, एनिमल लाइफ है स्टॉक है, या एनिमल हस्बेंड्री, लाइफ स्टॉक रैंचिंग, ये या एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग, गार्डनिंग, ये सारे वर्क वीमेंस के द्वारा उनका पार्टिसिपेशन, उनका योगदान बढ़ता चला गया या बढ़ रहा है। तो इसमें बहुत सारे क्रॉस कॉन्स हैं। उसमें यह है कि एक साइड में हम कहें कि अगर वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो क्या वीमेंस का योगदान बढ़ने से, उनके पास कमाई का साधन आ जाने से, क्या उनको इक्वल राइट्स स्टेटस समाज में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब अगर इकोनॉमिकली एम्पावर हो गई तो सोशली एम्पावर क्यों नहीं हो पा रही, तब भी वो फैमिली मेंबर में लास्ट टू ईट इन फैमिली, यानी फैमिली में सबसे लास्ट में उनको खाना खाने का मौका मिलता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशियस डिफिशियंसी रह जाती है उनके अंतर्गत। इस तरह के सवाल बनते हैं, और उस पर ऊपर आपको नोट्स मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। ठीक है, अगला यहाँ पे एक न्यूज़ है कि बिहार चीफ मिनिस्टर जनता दल यूनाइटेड चीफ नीतीश कुमार इज रिलिंक्विशिंग हिज पोस्ट एंड स्टेपिंग असाइड फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। नीतीश कुमार जो है पटना का सीएम का पोस्ट छोड़ करके राज्यसभा की तरफ जा रहे हैं, उसके ऊपर ये न्यूज़ ये है। एक पॉइंट ये भी है कि नीतीश कुमार ने पहले समता पार्टी बनाई थी, यहाँ पे कोई एक वर्ड आया था, तो उसके बाद फिर जनता दल यूनाइटेड बनाया गया। ठीक है, तो पहली पार्टी उनकी क्या थी? समता पार्टी करके हुआ करती थी, और वही बाद में फिर जनता दल यूनाइटेड में कन्वर्ट हो गई। ठीक, अच्छा, अगला एक बहुत अच्छा न्यूज़ है कि बैलेंसिंग इनोवेशन से विद वीमेंस डिजिटल सेफ्टी। वीमेन डिजिटल सेफ्टी का मतलब कि जो एआई के द्वारा डीप फेक का मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स, फीमेल स्टार्स, उनकी एआई के द्वारा न्यूड पिक बनाई जाती है और उसको सर्कुलेट किया जाता है व्यूवरशिप के लिए, या मतलब डिजिटल अरेस्ट जिसे कहते हैं, रैंसम उनसे लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी कहानियां हैं, वो आजकल बहुत ही ज़्यादा वो चल रहा है। तो उसमें आर्टिकल में ये बात कही गई कि जो एआई का दौर है, एआई का बढ़ते हुए रोल के कारण या डिजिटल वर्ल्ड में हम क्या देखते हैं कि वीमेंस की भागीदारी या पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग लेवल पे क्या है, और इसीलिए जो रूल्स पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो उनके फेवर में नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है न्यूज़ का, उसको मैं कोट कर दूँ। concern about the AI and lack of women digital safety is lack of representative of women। women का representation बहुत कम है at the stage of designing AI डिज़ाइन करते समय उसमें वीमेंस की भागीदारी या उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है, जिसके कारण वीमेंस की सेफ्टी को कंसीडर नहीं किया जाता है। एक तो ये न्यूज़ है। रिपोर्ट बाय द यूएन वीमेन मेनी डीप फेक टूल्स मोस्टली बिल्ड बाय द मेन, यानी ज़्यादातर जो डीप फेक या एआई टूल्स हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? मेल के द्वारा ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, रियरली वर्क ऑन इमेजेस ऑफ वीमेन, वीमेन के इमेजेस पे बहुत ही कम मतलब कि उनको ध्यान रहता है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वीमेन मेक ओनली 22% ऑफ एआई प्रोफेशनल एंड बिलो 14% वर्क ऑन सीनियर लेवल। तो एआई की अगर बात करें तो वीमेन का रोल कितना है, 22% वीमेन एआई में टोटल काम करती हैं। और अगर सीनियर लेवल यानी कि डिसीजन मेकिंग लेवल पे वीमेन का एआई से संबंधित जो भी इंडस्ट्री है, वर्क है, उसमें मात्र 14% है वीमेन का यहाँ पे भागीदारी है ये, ठीक है। और टोटल की अगर बात करें तो 22% है। एक ये न्यूज़ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाँ, वही न्यूज़ है। देखिए, ये यूएस अलाउज इंडिया टू बाई रशियन ऑयल फॉर 30, मतलब बहुत ही ये सॉरोड एंड वरीड वाली बात है कि इंडिया की सोवरेनिटी को डिसाइड कर रहा है यूएसए, और उस पर इंडिया को कोई स्टेप उठाना चाहिए, ठीक है। 204 ऑफ 238 इंडियन सिटीज़ डिड नॉट मीट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड सेज क्रिया। क्रिया करके एक एजेंसी है, उसने एक न्यूज़ है, उसका द्वारा एक रिसर्च वर्क है, और वो शहरों का जो क्लीन एयर है उसके बारे में रिपोर्ट या इंडेक्स जारी किया जाता है क्रिया के द्वारा। अब इसी को हम पढ़ के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट विंटर यानी कि जो अभी विंटर गुजरा है उसी में, यानी कि जनवरी दिसंबर, यही 204 आउट ऑफ 238 इंडियन सिटीज़, 204 आउट ऑफ 238 इंडियन सिटीज़ रिकॉर्डेड एवरेज यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 लेवल्स एबव द इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ 40 ग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी कि PM 2.5 का डेटा रिकॉर्ड किया गया। कितने शहरों का, 238 शहरों का। और उसमें से दयनीय स्थिति पाई गई, या एक पार्टिकुलर जो स्टैंडर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने PM 2.5 का जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है वो ये है कि 40 ग्राम पर स्क्वायर मीटर, उससे मतलब कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए PM 2.5, ठीक है। इस लेवल से अगर ज़्यादा है तो उसको पॉल्यूटेड माना जाएगा, या वो आपका हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा, डेंजर माना जाएगा। ये किसके द्वारा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल के द्वारा डिसाइड किया गया था। अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि इंडिया में कितने सिटीज़ ऐसे हैं कि जिसमें 40 से दयनीय स्थिति यानी खराब है, 40 से ज़्यादा है PM 2.5। तो ऐसे 204 सिटी है। टोटल रिसर्च कितने पे हुआ था, 238 पे रिसर्च किया गया, ठीक है। किसके द्वारा, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। क्रिया का मतलब सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। गाज़ियाबाद इस लिस्ट में सबसे PM 2.5 है, यानी पॉल्यूशन के मामले में, एयर पॉल्यूशन के मामले में अगर हम ओनली 2.5 PM को कैलकुलेट करें तो गाज़ियाबाद का स्टडी सबसे ज़्यादा दयनीय है, ठीक है। यहाँ पे 172 ग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड किया गया PM 2.5 गाज़ियाबाद का है, ठीक है। जबकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल ने कितना डिसाइड किया था, 40। अभी और भी आएगा, वर्ल्ड हेल्थ का भी आएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, उसने कितना डिसाइड किया है, वो 5 होगा लमसम, ठीक है। सेकंड नंबर में गाज़ियाबाद के बाद सेकंड नंबर पे देखिए आप नोएडा का है, और उसके बाद दिल्ली है, ये सब हैं सिटीज़। चौथे नंबर पे ग्रेटर नोएडा है यहाँ पे। तो यूपी के ज़्यादातर सिटीज़ हैं, और दिल्ली NCR के सिटीज़ ही हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है। पहले नंबर पे गाज़ियाबाद, सेकंड नंबर पे नोएडा, थर्ड नंबर में दिल्ली, और चौथे नंबर पे आपका ग्रेटर नोएडा है। उसके बाद उसके सराउंडिंग के जितने भी एरियाज़ हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नॉन ऑफ द सिटीज़ एनालिस्ट मेट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन PM 2.5। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने PM 2.5 का जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है उस पर कोई भी इंडिया का सिटी नहीं उतरा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर से ये मतलब कि स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 ग्राम से ज़्यादा, ठीक है, पर क्यूबिक इसके मीटर PM 2.5। तो इंडिया में कोई भी ऐसा सिटी नहीं है कि जिसका 5 या उससे कम हो, सारे सिटी का इससे ज़्यादा है, नंबर 1। दूसरे नंबर में जो इंडिया का स्टैंडर्ड है यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसके अनुसार 204 सिटीज़ ऐसे हैं, 238 जिसमें रिसर्च हुआ था कि वहाँ पे PM 2.5 है, 40 ग्राम से ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, इन सब का स्कोर दिया हुआ है। इसमें सबसे क्लीनेस्ट अगर सिटी की बात करें तो चामराजनगर इन कर्नाटका वाज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया ड्यूरिंग द लास्ट विंटर, यानी जो इंटर अभी गुजरा
इसमें सबसे क्लीनेस्ट सिटी किसको रिकॉर्ड किया गया, किसको माना गया? चामराजनगर, ये कर्नाटका का है, चामराजनगर कर्नाटका का, इसको सबसे क्लीनेस्ट है। अच्छा, बेंगलोर एक ऐसा शहर है कि जो बिलो 40 का मतलब 39 है, जो इंडिया का स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया था। WHO की बात नहीं कर रहा हूँ, WHO ने तो 5 ही माना है, इंडिया ने 40 माना है, PM 2.5। तो इंडिया के अनुसार जो 40 माना गया उससे थोड़ा सा लो है, यानी कि कंसिडरेबल लेवल पे, ठीक ठाक लेवल पे माना जाएगा, क्योंकि 40 के बिलो ही है, ठीक है, बेंगलोर का, यानी कि 39 ग्राम पर क्यूबिक मीटर बेंगलोर का रिकॉर्ड किया गया, यानी इंडिया के स्टैंडर्ड से थोड़ा सा कम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो इंडिया मस्ट आस्क USA व्हाई इट इज टारगेटिंग आवर शिप सेज ईरान। हाँ देखिए, रायसीना डायलॉग्स अभी चल रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में कुछ लोग इंडिया में विजिट पे आए, उनमें से एक वहाँ के यानी कि ईरान के यानी डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, सईद खतीबजादेह करके हैं, वो अभी विजिट में थे, और उन्होंने सवाल किया है, ईरान इज़ नॉट स्टॉपिंग इंडियन शिप्स इन हरमुज स्ट्रेट। ईरान जो है इंडियन शिप को हरमुज में रोक नहीं रहा, इनका ये कहना है, इनका क्लेम है, ठीक है। बट इंडिया मस्ट आस्क US वाई इट इज टारगेटिंग ईरानियन शिप्स इन द इंडियन ओशन। कहने का तात्पर्य क्या है कि मिलन करके विशाखापट्टनम में एक एक्सरसाइज किया गया था, इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। इंडिया ने बहुत सी कंट्रीज़ को मिलन में इनवाइट किया, उनमें से मान के चलिए कि ईरान को भी इनवाइट किया। जब ईरान की जहाज़ इंडियन टेरिटरी में ही थी, वापस जा रही थी ईरान के लिए, तो इंडियन टेरिटरी में ही थी, तो एक सबमरीन USA का पास में आता है इंडियन टेरिटरी में, यानी ओशन की जो टेरिटोरियल रीजन होता है उसमें, यानी कि 12 माइल या 12 जो है क्या होता है वो, ठीक है, नॉट माइल, उसमें आ करके, और इंडियन जो टेरिटोरियल वाटर है उसी में आकर के उसको अटैक करता है, उसमें 100 या 150 पता नहीं जितने भी रहे हों शिप कर्मी, वो मारे जाते हैं। तो ड्राइंग ऑफ IRIS डेना उसका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वी बैक अमेरिका ओवर ईरान बट नाउ वी जस्ट नीड टू डिस्कलेट दिस वॉर, ठीक। रायसीना डायलॉग के उसी टाइम पे दिल्ली वेयर ही वाज द चीफ गेस्ट, मिस्टर स्टब सेड द नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी सूटेड ए कंट्री ऑफ इंडिया साइज एंड जोग्राफी। उन्होंने सजेस्ट दिया है, ये आपका स्टब करके बंदा कोई क्या फिनिश प्रेसिडेंट है, अलेक्जेंडर स्टब, वो भी आया था, चीफ गेस्ट में बनाया गया था इसमें, ठीक है। हाँ देखिए, US अलाउ इंडिया टू बाई रशियन ऑयल इज ह्यूमिलिएटिंग फॉर सॉवरेंटी कांग्रेस। वही बात मैंने कहा कि ये सॉवरेंटी का सवाल है कि भाई क्या इंडिया सॉवरेन कंट्री है कि नहीं है, और अपोजिशन ने यानी कांग्रेस, उसका रोल भी यही है कि उसको ये सवाल उठाना चाहिए और उसके तथ्यों को जानना चाहिए, क्या सच्चाई है, क्या सिचुएशन है, और ऐसा क्यों US कर रहा है कि इंडिया के सारे ट्रेड्स को या इंडिया के रिलेशंस को USA डिसाइड कर रहा है, पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ में रहता है। तो ये बहुत ही घातक चीज़ है कि सारे लोगों की सॉवरेंटी यानी कि आज़ादी वो कहीं ना कहीं USA के उसमें आ गया। उसी साइडलाइन पे जो रायसीना डायलॉग है उसी पे, या कॉन्फ्रेंस है उसी पे, कुछ साइंटिस्ट और डिप्लोमेट्स भी आए, और उसमें एक जो है आपका मैरी लिंड एंडरसन कोई नाम होगा, मान के चलिए, उसमें एक बात ये आ गई थी, क्वांटम कंप्यूटर की बात रखी गई थी, ठीक है। और ये नेसेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर फॉर दिस इज ए टाइम दैट एक्सपेक्ट्स इन द फील्ड एंड साइंटिस्ट। तो उस पर काम किया जाना चाहिए। क्वांटम जो कंप्यूटर्स है वो बाइनरी बेस पे वर्क नहीं करता, जो नॉर्मल जनरल कंप्यूटर होता है वो बाइनरी कोड पे वर्क करता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है कि जैसे 0 और 1 उस पर, ठीक है, बाकी सारे कोडिंग उसी पे होते हैं। बट ये क्वांटम जो है वो थोड़ा सा हट करके उससे इंटरनली डिफरेंट, नॉट बाइनरी आर्किटेक्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल कंप्यूटर एंड द कैन एक्सपोनेंशियली एक्सेलरेट कैलकुलेशन, इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन और ये क्वांटम नंबर पे करता है, जिसको क्यूबिट कहते हैं या ऐसा कुछ इसका, ठीक है। इसका मतलब कि यूनिट क्या होता है, क्यूबिट, जिसमें उसमें बाइट होता है, इसमें क्यूबिट होता है, यानी क्वांटम करके बिट। अच्छा, सेंटर डायरेक्ट रिफाइनरीज टू मैक्सिमाइज LPG प्रोडक्शन से। हाँ देखिए, LPG प्रोडक्शन के बारे में एक न्यूज़ है, भी आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, एसेंशियल्स कमोडिटीज़ एक्ट 1955, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंतर्गत गवर्नमेंट रेगुलेशन लगाती है या कंट्रोल करती है पार्टिकुलर कमोडिटीज़ को, जिसका रेट, ताकि कंज्यूमर को आसानी हो, यानी कि लोग भुखमरी की तरफ ना जाने पाएँ, या लोगों की जो जनरल लाइफ रूटीन खाने पीने की सुविधाएं हैं उसमें दिक्कत ना आने पाए, तो उस पर एक रेगुलेशन या कंट्रोल लगाती है इस एक्ट के द्वारा। उसका नाम है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, ठीक है। जो किसान आंदोलन था इस एक्ट के उस पर भी था, क्योंकि इसमें बहुत सारी कमोडिटीज़ को हटा करके, रेगुलेशंस को हटा करके, और मार्केट रेट पे ही बिकेगा। मार्केट रेट का मतलब कि जो कंपनियां वो डिसाइड करेंगी डिमांड सप्लाई के आधार पे।
तो इसीलिए किसान आंदोलन हुआ था। तो इसको भी अमेंड किया गया था, बट बाद में गवर्नमेंट ने इसके अमेंडमेंट्स को, या दो और इसके अलावा दो और एक्ट थे जो एडिशनल एक्ट थे, तो उनको भी वापस ले लिया। तो 3 एक्ट को वापस लिया गया था, ठीक है। बट अब एज इट ये पहले ही की तरह है, और लिटिल बिट इसमें अमेंडमेंट किया गया इसके कुछ कमोडिटीज़ को। जैसे मान लीजिए कि ऑयल है, पहले ऑयल आपने देखा होगा, यानी कि जो खाने वाला ऑयल है, एडिबल ऑयल, वो उसकी कीमत 100 रुपया 120 रुपये की एक मतलब लीटर हुआ करता था, पैक या बोतल। अब वो 180 190 है। तो एडिबल ऑयल और पल्सेस, इस तरह से कुछ कमोडिटीज़ को गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो भी कमोडिटीज़ मेंशन की गई हैं उससे हटा दिया है, और उस पर रेगुलेशन गवर्नमेंट नहीं लगाती, बट उसको मार्केट के जो है डिमांड सप्लाई के आधार पे कंपनियां डिसाइड कर रही हैं, इसीलिए उसका रेट महंगा हो गया, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है। देखिए, एलपीजी सिलेंडर की पूर्ति के लिए गवर्नमेंट ने सुनिश्चित किया है कि जो प्रोपेन एलपीजी में कौन सा गैस होता है, प्रोपेन की मात्रा ज़्यादा होती है और बुटेन होता है, ठीक है। प्रोपेन और बुटेन मेनली होता है। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए उसी के बारे में थोड़ा सा न्यूज़ है, ठीक है। 60% ऑफ इंडियाज एलपीजी इज़ इम्पोर्टेड। इंडिया का 60% एलपीजी जो है इम्पोर्ट के द्वारा पूरा किया जाता है। ये तो ये न्यूज़ है। मच ऑफ इट फ्रॉम पर्शियन गल्फ कंट्रीज सच एज सऊदी अरबिया और कतर। ज़्यादातर जो है सऊदी अरबिया, कतर, ईरान, इन्हीं से इंपोर्ट किया जाता है। और स्ट्रेट हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया गया है 1 मार्च को। तो एलपीजी इंपोर्ट्स हैव बीन बैडली हिट, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको असर पड़ा। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी सच एज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम से प्रोड्यूस रफली 40% इंडियाज एलपीजी। इंडिया का 40% ये भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ही पूरी करते हैं। यही मतलब कि उसको वो करते हैं, सप्लाई करते हैं, या उसको वो क्या कहते हैं, रिफाइन करते हैं। वार टू इम्पैक्ट इंडिया जेम्स ज्वेलरी इंडस्ट्री। जो ये वार चल रही है ईरान का, वो हमारे जेम और ज्वेलरी इंडस्ट्री को बहुत ही ज़्यादा तबाह कर देगा या उसको बर्बाद करेगा, इम्पैक्ट करेगा, उसके बारे में भी न्यूज़ है, ठीक है। तो इंडिया का जो जेम ज्वेलरी के ऊपर रेगुलेशन लगाने वाला जो अथॉरिटी है उसका नाम क्या है, GJEPC। क्या नाम है, GJEPC, यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, वो मतलब कि ये अथॉरिटी है जो कि उस पर नज़र रखती है या उसके लिए रेगुलेशन बनाती है या उस पर कंट्रोल करती है। इंडिया इज हैवीली डिपेंड ऑन यूएई फॉर बोथ एक्सपोर्ट्स एंड रॉ मटेरियल। India's cut and polished diamonds and gold jewelry exported flow to the UAE, which supplies roughly diamonds and bullion to Indian market। कहने का तात्पर्य क्या है कि इंडिया में जो रॉ मटेरियल आता है जेम्स ज्वेलरी का या बुलियन का, वो कहाँ से आता है, गल्फ कंट्रीज से आता है, मेनली यूएई से आता है ये रॉ मटेरियल। और इंडिया जो उसका फिनिश प्रोडक्ट, जैसे सूरत में उसको काटा जाता है, जो मतलब कि हीरे चांदी है, ठीक है। तो उनको हीरे को कैसे मतलब उसको पार्टिकुलर वे में काट करके उसकी जो डिज़ाइन या शेप दी जाती है, तो उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को इंडिया फिर रॉ मटेरियल तो यूएई से मंगाया या गल्फ़ कंट्रीज से, और फिर उसका फिनिश्ड प्रोडक्ट कहाँ सप्लाई करता है, वहीं सप्लाई करता है गल्फ़ में या यूएई में ही, ठीक है। एक बात तो ये कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि देखिए, यूएई एंड सऊदी अरबिया आर लीडिंग इम्पोर्टर ड्राइविंग ए मेजॉरिटी ऑफ जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड इन गल्फ। और गल्फ़ में अगर हम बात करें गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो सबसे ज़्यादा जो इंडिया का जो फिनिश प्रोडक्ट्स है जेम और ज्वेलरी या ब्यूलियन का, कहाँ पे एक्सपोर्ट करता है इंडिया सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है आपका गल्फ़ में यूएई नंबर 1 में मान लीजिए, और दूसरे नंबर में सऊदी अरबिया, ठीक है। और रॉ मटेरियल भी उन्हीं से मंगाता है, यूएई वगैरह से। दुबई हैज़ कम अंडर अटैक, अनसर्टेनिटीज हैव कॉज्ड बिजनेस डिस्ट्रप्शन से, जेसी अकाउंट फॉर ओवर 50% इंडियाज़ गोल्ड एक्सपोर्ट। इंडिया का जो गोल्ड एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो 50% जो नहीं है इंडिया का गोल्ड गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल का, मतलब कि वही मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ही इंडिया एक्सपोर्ट करता है 50%, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हाँ, बाकी वही मतलब ये है, क्या कहते हैं, ईरान और इजराइल और यूएसए का जो वार चल रहा है उसके ऊपर कुछ न्यूज़ हैं। और एक न्यूज़ ये है कि देखिए, जस्टिस डिपार्टमेंट ने जो F-15 फाइल है उसके ऊपर कुछ कल खुलासा किया है, और उसमें एक महिला है जो जिसकी उम्र, जब उसके साथ रेप हुआ था तो इसकी उम्र मात्र 13 से 15 साल थी, और उसको किडनैप करके F-15 लेकर के गया था कहीं से और ट्रम्प के सामने प्रेजेंट किया था, और उसने खुलासा किया कि ट्रम्प ने हमारे साथ मतलब कि गलत कांड कृत किया है। तो उस महिला की जो आज के टाइम पे महिला, उस टाइम उसकी एज यानी कि चाइल्ड एज थी। तो ये सब पेडोफाइल्स हैं जो कि आज के टाइम पे दुनिया में रूलर बने हुए हैं, या पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं, या हमारी सॉवरेंटी छीन रहे हैं, जितने भी पेडोफाइल्स हैं, ठीक है। तो उस पेडोफाइल्स में एक तो आप F-15 जानती हैं, दूसरे नंबर में ट्रम्प भी पेडोफाइल ही है। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट पब्लिश एडिशनल FBI डॉक्यूमेंट्स ऑन थर्सडे डिस्क्राइबिंग इंटरव्यूज विद ए वुमेन
who said President Donald Trump sexually assaulted her after she was introduced to him by Jeffrey। बहुत मतलब कि घना क्या कहते हैं हिंसात्मक कहिए या बहुत ही घिनौना कृत्य है कि जब एक बच्ची की एज 13 साल की मात्र हो या 15 साल 13 से 15 साल की बच्ची की एज कि बच्चियों को किडनैप किया गया, उनमें से आज उसकी उम्र मतलब हो गई होगी, मान के चलिए कि एल्डर एज होगी या 30 साल की महिला होगी, 40 साल की। तो उसने खुद कबूला है, उसने खुद बयान दिया है। FBI यानी कि जो वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको वो महिला बयान देती है सेक्सुअलिटी का, सेक्सुअल क्राइम का, यानी उसके साथ गलत जो हुआ है, और उसने पूरी बात वो कबूल करती है, मानती है कि ये आपका जेफरी स्टीन ने उसको कहीं से किडनैप करवाया और उसके बाद वो 13 साल की बच्ची को प्रेजेंट किया गया किसके सामने, ये यूएस का जो इस टाइम प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने। तो सेक्सुअली असॉल्टेड, उसके बाद ही प्रेसिडेंट बना हुआ। कमाल है। ह्यूमैनिटी वेयर इज डाइड, वाई ह्यूमैनिटी इज डाइड इन दिस इरा। तो वी कांट इमेजिन के पीपल्स आर वुमेन्स आर नॉट। तो मानवता का सिद्धांत खत्म हो चुका, दुनिया में यही लोग रूलर हैं और इसी चीज़ को ये प्रमोट करेंगे कि बच्चियों को किडनैप किया जाए और उनके साथ गलत किया जाए, किसी के साथ मतलब कुछ भी हो सकता है। उसमें इतना ओपन उस महिला बयान में बात कह देती है कि देखिए, अटेम्प्टेड टू फोर्स हर टू परफॉर्म ओरल सेक्स ऑन हिम। मतलब आप समझ जाइए कि कितना घिनौना कृत्य है, और 13 साल की मात्र बच्चियों के साथ वो कि वेयर इज़ ह्यूमैनिटी, वाई पीपल्स आर इंडल्जिंग सच प्रैक्टिसेस एंड इट इज़ अनबियरेबल अनएक्सेप्टेबल बाय द ह्यूमैनिटी। कोई भी हो, चाहे ट्रम्प शक्तिशाली कंट्री हो सकता है, बट दिस इज़ टू मच, बहुत ही मतलब अफसोसजनक है, बहुत ही ज़्यादा घृणात्मक का कृत्य है। यहीं पे हम एंड करते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको प्रेजेंट कर दिए, और हमारा टारगेट होता है कि 15 मिनट से ज़्यादा न्यूज़ ना होने पाए, बट बाई चांस वो कभी कभी 20 मिनट हो जाता है, जिसके लिए सॉरी। ओके बाई, ऑल दी बेस्ट।